Hello everyone, welcome to Science and Technology Weekly Bulletin of Prep on IAS। यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल हो। सो ये आपका एक वीकली बुलेटिन है विच विल बी अवेलेबल एट 8 PM ऑन एवरी सैटरडे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट है दैट इज रिलेटेड टू एमबी टैग बेसिकली आईआईटी रोपड़ द्वारा हाल ही में इन्वेंट किया गया एक यूएसबी शेप्ड डिवाइस है जो कि बेसिकली जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स का मतलब है जो यहाँ पर सड़ जाते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर है उन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसका यूज किया जाएगा। मेजरली अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज -40°C से 80°C तक, जो कि हमारे जो इतने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स और इनफैक्ट जो वैक्सीन्स हैं उन वैक्सीन्स के जो पेरिशेबिलिटी है उन पेरिशेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इस डेटा लॉगर को यूज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूएसबी शेप्ड डिवाइस जो कि कंटिन्यूअसली अपने आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उन सराउंडिंग्स का टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड करता रहता है और ये किसी भी टाइम जोन में काम कर सकता है और एक सिंगल चार्ज करने पर, एक सिंगल बार अगर हम इसको चार्ज करें तो इसकी ऑपरेबिलिटी 90 डेज तक रहती है। इट इज ऑपरेबल अप टू 90 डेज। अब अगर इसी तरह के अगर हम और डिवाइसेस की बात करें तो इस तरह के इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे और डिवाइसेस भी अवेलेबल, बट उनका जो ड्यूरेशन है दैट ड्यूरेशन इज समथिंग अराउंड 60 डेज मैक्सिमम। 30 डेज से शुरू होता है और 60 डेज तक इनका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। अब आप देखेंगे ये काम कैसे करता है। ये एक तरीके से एक अलर्ट जनरेट करता है जब भी एक जो टेम्परेचर होता है वो हमारा एक प्री सेट लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है। मान लीजिए हमने टेम्परेचर को किसी पर्टिकुलर लिमिट पर सेट किया, उसके बियॉन्ड जैसे ही टेम्परेचर हमारा क्रॉस कर जाता है ये अपने आप में जो अलार्म है वो अलार्म बेस्ड सिस्टम पर काम करता है और जो रिकॉर्डेड डेटा है उस रिकॉर्डेड डेटा को हम एक यूएसबी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें एक यूएसबी पोर्ट होता है, आप फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो यूएसबी पोर्ट है उस यूएसबी पोर्ट को हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं और यूएसबी पोर्ट को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के साथ ही हम सारा का सारा जो डेटा है उस डेटा को यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। अभी तक अगर हम इस तरह के डिवाइसेस की बात करें तो इस तरह के डिवाइसेस को हमने बहुत मेजॉरिटी बेसिस पर अन्य कंट्रीज से अभी तक इंपोर्ट ही किया। पहली बार इंडिया ने एक ऐसा इंडिजिनस टेम्परेचर डेटा लॉगर बनाया। ठीक है, मेजरली हम जैसे इसको सिंगापुर से मंगाते थे, हांगकांग से मंगाते थे, आयरलैंड से मंगाते थे, चाइना से मंगाते थे। तो ये अगर देखा जाए तो हमारी इसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें तो दिस डिवाइस helps us to know whether a particular item transported from anywhere in the world is usable or perishable। मतलब कि किसी पर्टिकुलर हमने प्रोडक्ट को मंगाया किसी भी फॉरेन कंट्री से, अब वो पेरिशेबल है या वो पेरिशेबल नहीं है या वो ऑलरेडी पेरिश्ड हो चुका है, तो दिस वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ दिस एमबी टैग। ठीक है, अब इस तरह के अगर हम डिवाइस की प्रेजेंट यूटिलिटी की बात करें तो प्रेजेंट यूटिलिटी में जैसे कोविड-19 वैक्सीन, तो वो कोविड-19 वैक्सीन है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है या ह्यूमन ऑर्गन्स है, तो उन सभी के लिए जो ये टेम्परेचर सेंसिटिवनेस है दिस इज अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एमबी टैग इज समथिंग विच कैन प्ले द रोल ऑफ अ वेरी यू कैन से अ वेरी it is a device which can act as a very important changer in such medical activities। उसके साथ साथ जो हमारे वेजिटेबल्स होती है, मीट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, उनके टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए भी इसको यहाँ पर यूज किया जा सकता है। सो व्हाट वी कैन सी इज दैट इट इज अ वेरी लैंडमार्क इन्वेंशन ऑन पार्ट as regards the temperature measurement of perishable items are concerned। So let's move on to the next news। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो चाइना के ईस्ट टोकामाक डिवाइस से रिलेटेड है। चाइना का जो ईस्ट टोकामाक डिवाइस है ये बेसिकली एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर बेस्ड है। उससे पहले आपने हाल ही में इसको न्यूज में सुना भी होगा। इससे पहले हम चाइना के ईस्ट टोकामाक डिवाइस पर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सन क्या होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है
वो आर्टिफिशियल सन से रिलेटेड। अगर हम आर्टिफिशियल सन की बात करें तो जो ये चाइना का आर्टिफिशियल सन है, इस चाइना ने आर्टिफिशियल सन का नाम ही ईस्ट दिया। चाइना ने इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक डिवाइस। तो ये जो चाइना का एक फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर है, अभी तक अगर वर्ल्ड वाइड सभी रिएक्टर्स की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड में एक भी फ्यूजन रिएक्टर नहीं। जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सभी के सभी फिशन रिएक्शन पर बेस्ड है। तो ये जो आर्टिफिशियल सन है, इस आर्टिफिशियल सन का जो बेस है वो ये है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन की प्रोसेस है, जैसे कि आपको पता है सन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज करती हैं और फिर वो आपस में हीलियम बनाती है। इनफैक्ट सन की नहीं, ये सभी के सभी जो स्टार फॉर्मेशन है वो स्टार फॉर्मेशन में पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में कंबाइन होता है, फिर हीलियम आगे जाके फर्दर फ्यूज होता है। तो इसी तरह से यहाँ जो चाइना का ईस्ट टोकामाक डिवाइस है, इसका पर्पस है कि जो सन के अंदर होने वाली फ्यूजन रिएक्शंस है, उन सन के अंदर होने वाली फ्यूजन रिएक्शंस को कॉपी करना और उसी के बेस पर जो रिएक्शन, द सेम रिएक्शन दैट पावर्स द सन, तो उनको रेप्लिकेट कर और उस तरह की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अर्थ पर रिपीट कर। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए तो ये जो चाइना का ईस्ट है, इस तरह के दो और डिवाइसेस, टोकामाक डिवाइसेस जो है चाइना में ऑलरेडी एक्टिव है। दिस इज द थर्ड। चाइना के साथ अगर हम किसी दो और टोकामाक डिवाइसेस की बात करें तो पहला मैंने जैसे कि आपको बताया ईस्ट, उसके अलावा चाइना के दो और डिवाइसेस जिसका नाम HL2A और एक तीसरा डिवाइस जिसका नाम JTEXT है। ये दो और टोकामाक डिवाइसेस जो कि फ्यूजन रिएक्शन पर काम करते हैं वो यहां पर चाइना के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो ईस्ट एक्सपेरिमेंट है, ईस्ट एक्सपेरिमेंट वाज द वन व्हिच बिकेम ऑपरेशनल इन चाइना इन द ईयर 2006। ठीक है, और तब से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो इट इज द वन व्हिच हैज सेट अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अब ये जो चाइना का आर्टिफिशियल सन है, ये चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है, हाउ डज इट वर्क, ये बेसिकली यहां पर काम कैसे करता है। तो पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस है। वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस जो कि स्टार्स और सन में अकर होती है, उन प्रोसेसेस को यहां पर रेप्लिकेट करता है। पहले अगर देखा जाए तो इसका जो पर्पस है, द हाई न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस दैट इज गोइंग इनसाइड, यानी कि जो उसका पर्पस है, जो हाई न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस के इनसाइड चल रही है, उसका जो पर्पस है वो ये है कि किसी भी तरह से हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो जनरेट कर ले बट विद वेरी लो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। क्योंकि हम जितने भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस की बात करते हैं जिससे हम प्रेजेंटली वर्ल्ड में एनर्जी, क्लीन एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर न्यूक्लियर वेस्ट को बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। और ये एक मेजर चैलेंज है कि इस न्यूक्लियर वेस्ट जो है, इस न्यूक्लियर वेस्ट की अगर हम मिनिमम एक एज की बात करें तो ये 100 ईयर्स से लेके 1000 ईयर्स तक लग जाता है इसके पूरी की पूरी तरह से इसको वैनिश होने, खत्म होने। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम इसीलिए जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसका मेजर एम्फेसिस है कि हम एक वर्ल्ड में फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है यहाँ पर डेवलप करें। ठीक है, अब जैसे फिशन की बात करें तो फिशन में बहुत सारी जो मतलब एक मेजर जो चैलेंज आता है, वो मेजर चैलेंज आता है पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्ट का, तो उसके साथ साथ जो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस है, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत सारी निकलती फिशन रिएक्शंस में। और उसके साथ साथ जो एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, वो एक्सीडेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई रहती है इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी जो आपकी जो एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई रहती है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर की अगर बात करें तो वहां पर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। अब अगर हम देखें तो बाय द एंड ऑफ दिस 2020 सिर्फ चाइना ही एक ऐसा कंट्री नहीं था जिसके पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर या टोकामाक डिवाइस पर उसके एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे थे। इसके साथ साथ साउथ कोरिया के पास भी अपना ही एक ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस है दैट इज नोन एज K-STAR,
जो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है, जो उसकी टेम्परेचर रेंज है, वो टेम्परेचर रेंज 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक रह सकती है। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इसकी रह सकती है फॉर नियर अबाउट अ टाइम पीरियड ऑफ 20 सेकेंड्स। सो ओवरऑल अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं तो चाइना का ईस्ट टोकामाक डिवाइस एक ऐसा एफर्ट है जिसमें चाइना एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाना चाहता है, जिसके बेसिस पर सन में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन की, उन प्रोसेसेस को यहाँ पर वो रेप्लिकेट करना चाहता है। और उन प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करने के साथ साथ चाइना का जो एम है वो ये है कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया जा सके, जो कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में एक मेजर चैलेंज है। न्यूक्लियर वेस्ट को कम किया जा सके, हैजार्डस एक्सीडेंट्स है, उन एक्सीडेंट्स को यहाँ पर कम किया जा सके। Okay, so next news that is related to is science and technology portion is OneWeb constellation for internet from the skies। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस OneWeb constellation की बात करते हैं कि बेसिकली ये OneWeb constellation जो है, ये OneWeb constellation है क्या। अगर हम इस OneWeb constellation की बात करें तो OneWeb constellation एक ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है, एक ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है। और ये जो ग्लोबल कम्युनिकेशन कंपनी है, इसका पर्पस है कि पूरे वर्ल्ड वाइड बेसिस पर लियो सैटेलाइट्स यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के बेस पर किस तरह से पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है, किस तरह से पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है, उसी के एक एफर्ट को हम यहाँ पर OneWeb कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अगर हम OneWeb सैटेलाइट्स की बात करें तो OneWeb सैटेलाइट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो OneWeb सैटेलाइट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली OneWeb की एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप की जा रही है। जितनी भी सैटेलाइट्स है वो OneWeb का एयरबस के साथ कोलैबोरेशन है, उसमें डेवलप की जा रही है। ठीक है, और नियर अबाउट अगर इसकी बात करें तो ये 1 से 2 सैटेलाइट्स जो है एक दिन में बना देते हैं इस कोलैबोरेशन की मदद। ठीक है, तो अब जो फ्रेंच कंपनी है, वो फ्रेंच कंपनी जो है, देयर इज अ फ्रेंच कंपनी, द नेम ऑफ द फ्रेंच कंपनी इज एरियन स्पेस, और वो रशिया के जितने भी सोयज रॉकेट्स हैं, उन सोयज रॉकेट्स के बेस पर इन सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर रही है। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिलेशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिलेशन जो है, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड जो पर्पस है वो ये है कि पूरे के पूरे जो अर्थ है, उन पूरे के पूरे अर्थ को किस तरह से नियर अबाउट 648 सैटेलाइट्स की हेल्प से बाय द एंड ऑफ 2022 पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर जो इंटरनेट है उस इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करा सके। ठीक है, एक छोटा सा अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाएं तो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा कि हमारी जो लियो सैटेलाइट्स हैं वो लियो सैटेलाइट्स बेसिकली होती क्या। तो लियो सैटेलाइट्स अगर देखा जाए तो लियो सैटेलाइट्स आर द वन व्हिच हैव बीन इन ऑपरेशन सिंस 1990। 1990 से लेके अब तक लियो सैटेलाइट्स हैं वो ऑपरेशन में रही। और नियर अबाउट अगर हम देखें तो अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक इनको हम प्रोजेक्ट करते हैं, या जो आप कह सकते हैं इनका ऑर्बिट है वो 500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहती है, और उनका जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज समथिंग अराउंड 36,000 किलोमीटर। ठीक है, जो 36,000 किलोमीटर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहती है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो लो अर्थ सैटेलाइट से हम इंटरनेट अवेलेबल हमें होगा, इसमें जो लेटेंसी है, द लेटेंसी इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी मिनिमम। लेटेंसी का मतलब यहां पर क्या होता है? लेटेंसी का मतलब होता है कि मिनिमम, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी YouTube वगैरह वाली वीडियो जो है उस YouTube वाली वीडियो को यहां पर चलाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का बफर ना हो, यानी कि जो आप कई बार देखते होंगे द कर्सर इज समथिंग और लाइक दिस, इट इज समथिंग विच इज बफरिंग लाइक दिस। सो ये बफर जो है वो बफर यहां पर मिनिमम हो जाए। ठीक है, अब इसकी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ जो लियो सैटेलाइट्स है वो लियो सैटेलाइट्स की एवरेज स्पीड्स होती है 27,000 किलोमीटर पर आवर, और वो 90 से लेके 120 मिनट्स में
अर्थ का एक जो फुल सर्किट है उस फुल सर्किट को यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। तो ओवरऑल इफ आई कैन गिव यू इन द वेरी ब्रीफ, तो ये जो वन वेब कॉन्स्टिलेशन है इसका पर्पस क्या है, 648 सैटेलाइट से बाय द एंड ऑफ 2022 पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक फ्री में, नॉट इन फ्री, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर अवेलेबल करा दें। ठीक, नेक्स्ट इज डाविंसी प्लस एंड वेरिटास मिशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ वीनस। ये दो मिशंस हैं, इन दो मिशंस को यहां पर नासा ने हाल ही में सेलेक्ट किया है एंड दीज टू मिशंस आर फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द प्लैनेट वीनस। ठीक है, अब अगर यहां पर हम वीनस की बात करें तो वीनस का कॉम्पोजिशन इज समथिंग विच हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड द साइंटिस्ट कम्युनिटी फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ऐसे में जो वीनस है उस वीनस का जो कॉम्पोजिशन क्या है और ये किस तरह से ये प्लैनेट बना है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस प्लैनेट की अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो इस प्लैनेट का एवोल्यूशन यहाँ पर किस बेसिस पर हुआ, तो उन सभी को यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश किसके द्वारा की जाएगी, ये दो जो मिशन डाविंसी प्लस एंड वेरिटास मिशन जो यहाँ पर नासा ने लॉन्च किए। ठीक है, उसके साथ साथ जो ये मिशन है ये पहली बार एक ऐसा एफर्ट है जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ वीनस will be returned to earth, जो कि with the images are the one which are very unique to Venus, यानी कि वो वीनस स्पेसिफिक या वीनस यूनिक इमेजेस हैं उनको अर्थ पे रिटर्न करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में यहां पर इस मिशन का एक और पर्पस है, वो पर्पस है कि इट इज द वन विच इज गोइंग टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टिसेरास की अगर हम बात करें, टिसेरा की जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस यहां पर दे आर एसोसिएटेड विद टेक्टोनिक मूवमेंट्स, दे आर द वन विच आर एसोसिएटेड विद टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तो यानी कि अगर हम यहां पर टिसेरास की जो प्रेजेंस है, तो टिसेरास की अगर प्रेजेंस यहां पर हम देख पाए तो दैट मीन्स कि हम यहां पर ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो वीनस है, वीनस में भी अर्थ की तरह ही जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा वेरिटास के बारे में बात करें तो वेरिटास जो है, वेरिटास बेसिकली जो वीनस है वो वीनस की टोपोग्राफी को स्टडी करने का एक मिशन, जो वीनस की जो टोपोग्राफी है, वीनस की टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए जो वेरिटास मिशन भेजा जा रहा है। ये बेसिकली जो वेरिटास है ये क्या करेगा, ये वीनस को ऑर्बिट करेगा विद द हेल्प ऑफ अ रडार, जो बाद में एक वीनस की एक जो 3D इमेज है वो 3D इमेज को यहां पर प्रोजेक्ट करेगा और उसके साथ साथ जो वीनस की टोपोग्राफी है उस वीनस की टोपोग्राफी को स्टडी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो मिशन है, दिस वेरिटास मिशन, this mission will also help in studying the emissions from the Venus surface, यानी कि जो emissions हैं, जो वीनस की सरफेस है, वीनस की सरफेस से जो emissions हैं उनको स्टडी करेगा। और इन emissions को स्टडी करने का पर्पस क्या है कि किस तरह की जो रॉक्स हैं, किस तरह की रॉक्स वहां पर प्रेजेंट है, वो यहां पर हम we are the one who will be able to tell this under this situation। अब अगला सवाल उठता है कि जो वीनस है, इस वीनस को स्टडी करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड स्टडिंग दिस वीनस, हम वीनस को यहां पर स्टडी क्यों करते। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो डाविंसी प्लस है, तो डाविंसी प्लस के जो रिजल्ट्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू रीशेप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब अगर इन दोनों मिशंस की बात करें तो ये दोनों मिशंस हमें ये बता सकते हैं, ओवरऑल कल्मिनेशन अगर हम बात करें या ओवरऑल स्टडी, ओवरऑल रिजल्ट्स की यहां पर बात करें तो ये हमें ये बता सकते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, इस प्लैनेट्स के थिक क्लाउड कवर और जो वोल्केनो जो इसकी सरफेसेस पर है, तो ये वोल्केनो जो इसकी सरफेसेस पर है और जो इसका थिक क्लाउड कवर है, उसके रीजंस क्या है, और उसके रीजंस के साथ साथ इसकी जो फर्दर और इन डेप्थ स्टडी है वो इन डेप्थ स्टडी को किया जा सकता है।
ठीक है। और ओवरऑल जब भी हम किसी प्लैनेट एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो साइंटिस्ट कम्युनिटी का एक प्राइमा फेसी एम हमेशा से यही रहा है कि किस तरह से हम ये बता सके कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, चाहे वो हमारा मार्स हो, चाहे वो हमारा वीनस हो। तो हमारा हमेशा से एक एम ये रहा है कि टू गो फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द एनी अदर प्लैनेट। नेक्स्ट इज साइबर 2 मिशन। ये जो साइबर 2 मिशन है, इस साइबर 2 मिशन का जो पर्पस है वो है कि जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में किस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स को हम काउंट कर सकें। ये जो प्रोग्राम है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। और ये जो साइबर 2 मिशन के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल बात करें तो साइंटिस्ट कम्युनिटी का ऐसा मानना है कि एक गैलेक्सी में नियर अबाउट 100 मिलियन स्टार्स होते हैं। एक गैलेक्सी में नियर अबाउट 100 मिलियन स्टार होते हैं, पर ये जो फिगर है ये फिगर हमारे पास टोटली करेक्ट नहीं। ये फिगर हमारी एक नियर बाय फिगर है, यानी कि हमारी एक एग्जैक्ट फिगर यहां पर नहीं। तो आप कह सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट ये एक अंडर एस्टिमेशन हो सकता है। अंडर एस्टिमेशन मतलब कितना? एन अंडर एस्टिमेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 10, बाय अ फैक्टर ऑफ 10 और मोर। तो टू पुट दिस थिंग इनटू पर्सपेक्टिव, तो एवरेज 100 मिलियन स्टार्स इन ईच गैलेक्सी, तो नासा का ऐसा मानना है कि 100 मिलियन ना होके 2 ट्रिलियन स्टार्स तक हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर गैलेक्सी में। आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स के बीच में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो नासा का मानना यह है कि फॉर एवरी ग्रेन ऑफ सैंड ऑन द अर्थ देयर आर मोर देन 10 स्टार्स इन द यूनिवर्स, यानी कि अर्थ पे अगर एक रेत का दाना है उसके कंपैरिजन में नियर अबाउट 10 स्टार्स आर द वन विच वुड बी देयर, ठीक है। नियर अबाउट 10 स्टार्स वहां पर होते हैं किसी भी यूनिवर्स में। पर अभी तक इसके लिए हमारे पास कोई भी जो सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट, आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट असेंबली है, उसको डेवलप नहीं किया गया। दिस इज वन सच मिशन, जो वन सच आप कह सकते हैं प्राइमरी मिशन, जिसका यहाँ पर पर्पस है कि यूनिवर्स में जो स्टार्स है उनको किस तरह से यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। ओके, तो अब so this was all about the Cyber 2 mission। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आजकल न्यूज में देखने को मिला था वो दैट वाज रिलेटेड टू द सुपरसोनिक फ्लाइंग। तो सबसे पहले हम जो सुपरसोनिक फ्लाइंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सुपरसोनिक फ्लाइंग क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो सुपरसोनिक प्लेन है वो सुपरसोनिक प्लेन क्या होता है। जो सुपरसोनिक प्लेन है वो सुपरसोनिक प्लेन क्या होता है, ठीक है। सुपरसोनिक प्लेन वो प्लेन होता है which can fly with the speed more than speed of the sound, यानी कि जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो स्पीड ऑफ द साउंड से ज्यादा स्पीड पर फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इनको हाल ही में कमर्शियल फ्लाइंग के लिए भी यूज किया गया। अगर हम 1976 से पहले के टाइम की बात करें तो बिफोर 1976 जहां पर पहली बार वर्ल्ड में कोई फर्स्ट सुपरसोनिक जो कमर्शियल फ्लाइट थी, वो सुपरसोनिक कमर्शियल फ्लाइट ने यहां पर टेक ऑफ किया। तो उससे पहले नहीं तो क्या होता था कि जितने भी प्लेन्स थे वो ऐसे सुपरसोनिक प्लेन्स थे, वो सिर्फ जो मिलिट्री पर्पसेस है वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए ही डिप्लॉय किए जा सकते हैं। जो अगर हम इन सुपरसोनिक प्लेन्स की बात करें तो दे कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ नियर अबाउट 900 किलोमीटर पर आवर। ये 900 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ यहां पर वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अभी हाल ही में एक एयरक्राफ्ट के बारे में बात की गई, द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट इज ओवरचर एयरक्राफ्ट। ये जो ओवरचर एयरक्राफ्ट है इसकी जो स्पीड है वो नियर अबाउट मैक 1.7, मैक 1.7 यानी कि नियर अबाउट 1805 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उस पर ये ट्रैवल कर सकता है। और जिसकी रेंज है वो है 4250 नॉटिकल माइल्स, यानी कि एक टाइम में ये 4250 नॉटिकल माइल्स तक ट्रैवल कर सकता है। और कैरी कितने 65 टू 88 पैसेंजर्स को वो वन फ्लाइट में अपने साथ भी ले जा सकता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ नियर अबाउट 60,000 फीट, एंड दिस इज सम नंबर। कंपनी ने यह भी माना है
कि वो इस जेट को बाय द एंड ऑफ 2022 रेडी भी कर सकती है। और ये जो फुल्ली ऑपरेशनल है, ये फुल्ली ऑपरेशनल हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2029, यानी कि पैसेंजर्स के लिए इसको बाय द एंड ऑफ 2029 तक हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही फास्टर और एफिशिएंट और बहुत ही सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर डेवलप किए जाने वाला प्लेन। अब इसके साथ एक मेजर चैलेंज आता है कि अब जो अगर हम जो पैसेंजर्स हैं उन पैसेंजर्स को सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करते हैं, तो इट इज समथिंग विच इज कमिंग विद होल सेट ऑफ चैलेंज। सबसे पहले जो किसी भी एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी हाई, और उसके साथ साथ इसमें बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट का फ्यूल लगेगा, और उसके साथ साथ बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट की जो एनर्जी वो लगेगी, और इसके साथ साथ इट इज द वन विच विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड पोल्यूशन, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर ट्रेवल करेगा तो इससे आसपास की जो एनवायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। उसके साथ साथ जो अब यहां पर हमारे पास ये एरिया डिफाइन नहीं है या वो जोन डिफाइन नहीं है कि जो हमारे सुपरसोनिक प्लेन है वो सुपरसोनिक प्लेन यहां पर किस जोन में यहां पर बेसिकली फ्लाई करेंगे। आपने देखा होगा लास्ट ईयर बैंगलोर में एक फिनोमिनन देखा गया, उसका नाम था सोनिक बूम। तो सोनिक बूम जो है वो ये जो प्लेन्स क्रिएट करेंगे, तो ये सोनिक बूम इतना ज्यादा हाई होता है कि इट कैन इवन रिजल्ट इन द एक्सप्लोजन ऑफ द ह्यूमन ईयर, यानी कि आपको जो कान है वो कान यहाँ पर फट सकता है। तो ये एक फिजिबल ऑप्शन बहुत देखने को नहीं मिलता, इसकी जो स्पॉन्टेनिटी है वो स्पॉन्टेनिटी इतनी ज्यादा नहीं। तो यहां पर ये हमारे पास जो सुपरसोनिक फ्लाइंग है, सुपरसोनिक इज अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, बट इसके साथ साथ अगर यहां पर हम देखें तो सुपरसोनिक इज ऑल्सो अकम्पेन्ड बाय नंबर ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं। तो आज की क्लास में हमने जो बेसिकली आज के वीकली बुलेटिन में हमने बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पर डिस्कशन करने की कोशिश की। इन सभी का जो हैंड आउट है वो हैंड आउट भी आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है प्रेपॉन आईएएस का, उस प्रेपॉन आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में बहुत ही जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू